हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 7 to 12 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7, ए 8000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons each of 200 kg along a horizontal track। एक 800 kg इंजन जिसका मास 8000 kg है और वह 5 वैगन, ट्रेन के साथ 5 वैगन से जुड़ा हुआ है और ईच वैगन्स का जो मास है वो 2000 kg है। वो हॉरिजेंटल ट्रैक पर इंजन उसको फोर्स लगाकर ड्रैग करता है। इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यदि इंजन जो फोर्स लगाता है उसका जो वैल्यू है वो 40,000 है, एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और ट्रैक से जो रेलवे ट्रैक है वो फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन लगाता है। देन कैलकुलेट, तब हमें कैलकुलेट करना है ए द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है यानी जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, जिस फोर्स के कारण इंजन मूव कर रहा है वो फोर्स हमें मालूम करना है। और दूसरा द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और हमें दूसरा बी पार्ट में ट्रेन का एक्सेलरेशन को हमें मालूम करना है। तो आइए देखते हैं, रेलवे ट्रैक है और इस पर ट्रेन जा रही है। ट्रेन का इंजन है जो जिसका मास 8000 kg है और यह फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का। तो देखिए ये जो ट्रेन है इसका इंजन 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है आगे की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स है जो 5000 न्यूटन है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है जो बॉडी मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो ट्रेन और ग्राउंड के बीच के जो फ्रिक्शन फोर्स है यह 5000 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जो इंजन का फोर्स है वो 40,000 न्यूटन है, यह राइट डायरेक्शन में है और यह फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है। जो ट्रेन जो मूव कर रही है, जो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के कारण देखेंगे। फर्स्ट लॉ में क्या है कि कोई बॉडी अगर मूव करती है तो उस पर अगर उसका जो एक्सेलरेशन है वह किसके कारण होता है, एक्सेलरेशन जो होता है उस पर कोई बॉडी पर जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगेगा तभी जाके बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए 40,000 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है आगे की डायरेक्शन में लग रहा है और 5,000 पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो जो नेट फोर्स है वह क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसमें से माइनस कर देंगे पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको, तो ये हो जाएगा नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी इस फोर्स के कारण ट्रेन मूव कर रही है। तो इसका जो इसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ये एफ हो गया, ये इक्वल हो जाएगा एफ ई माइनस एफ फ्रिक्शन, यानी जो इंजन का फोर्स है उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 इक्वल टू हो जाएगा 35,000 न्यूटन। तो ये पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। और हमें सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कौन सा फोर्स लेंगे हम, यहाँ जो नेट जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो लेंगे, क्योंकि उस फोर्स के कारण ही ट्रेन एक्सेलरेशन, ट्रेन में एक्सेलरेशन है और वह मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पहले हम मास निकाल लेते हैं। जो ट्रेन और बोगी और इंजन के साथ जो मास है वो कितना हो जाएगा, इंजन का मास
8000 केजी है, क्वेश्चन में दिया गया है, और 5 बोगी है। वैगन्स कितना है? 5 वैगन्स है, और ईच वैगन्स का जो मास है वो 2000 केजी है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को, तो और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा, ट्रेन का टोटल मास हो जाएगा इंजन के साथ, ये हो जाएगा 18000 केजी। और हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट जो फोर्स है, नेट जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, उसको मास से डिवाइड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन हो जाएगा 35,000। हम लोगों ने यहाँ जो फोर्स निकाला 35,000, उसको 18,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये इसका वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव भी आ रहा है यानी राइट डायरेक्शन में ये ट्रेन मूव करेगी। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 8 को देखते हैं। 8 है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज ए मास ऑफ 1500 केजी। एक ऑटोमोबाइल है, उसका जो मास है वो 1500 केजी है। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड? तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना फोर्स होगा अगर जो व्हीकल है उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा कि वह रुक जाता है। तो आइए हम देखते हैं, ये जो व्हीकल है इसका मास है 1500 केजी, और यह कुछ देर चलने के बाद ये रुक जा रहा है। तो क्यों रुक जा रहा है? हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार जानते हैं कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, और यहाँ पर क्या है, यह कुछ देर के बाद रुक जा रहा है। तो यानी इस पर कोई फोर्स लग रहा है तभी जाके रुक रहा है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर दे जाएगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर यह रुक जा रही है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। तो वह कौन सा फोर्स लग रहा है? वह फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच रहेगा? ग्राउंड या रोड और व्हीकल्स के बीच में लगेगा, और यह अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ दिया गया है ए निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मास ऑफ व्हीकल कितना है? 1500 केजी। एक्सेलरेशन दिया गया है माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने माइनस क्यों लिया? क्योंकि यह व्हीकल रुक रहा है यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है ये निगेटिव एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है? मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार, तो हमें फोर्स मालूम चल जाता है। तो F इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं। F इक्वल टू एम 1500 केजी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1.7, जो एक्सेलरेशन है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा माइनस 2550 न्यूटन। तो यहाँ पर ये फोर्स भी निगेटिव आ रहा है, तो यानी फोर्स जो है कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है, और यह अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसके लिए इसका साइन क्या है? निगेटिव है। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन व्हीकल्स एंड रोड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स। तो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 है, what is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? हमसे पूछा गया है कि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है mv का होल स्क्वायर, बी है mv स्क्वायर, सी है हाफ mv स्क्वायर, और डी है mv।
तो हम लोगों ने पहले स्टडी किया है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल p। तो मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। और यह क्या है, इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे। यहाँ v क्या है, बोल्ड है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, और तो p भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर हम एक दो क्वांटिटी दो क्वांटिटी है, एक वेक्टर है एक स्केलर है, और वो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो p हो जाएगा mv, m स्केलर है और v वेक्टर है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए m का हो गया किलोग्राम kg और v का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोमेंटम SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन हो गया। अब 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स 200 न्यूटन लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और हम एक वुडन कैबिनेट है उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं रहना चाहिए। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो हमें पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, कैबिनेट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह कितना होगा। तो आइए देखते हैं, ये कैबिनेट है और इसको हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। ये यहाँ एक फोर्स लगाया गया 200 न्यूटन का और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें मालूम करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो देखिए, अगर किसी बॉडी को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, यानी उस बॉडी पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो तभी जाके कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो देखिए, टू मूव द कैबिनेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, दैट इज ए इक्वल टू जीरो। यानी किसी बॉडी पर, बॉडी का जो वेलोसिटी है, अगर फोर्स हम लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब नेट फोर्स बॉडी पर जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स विल बी जीरो एज एक्सेलरेशन इज जीरो। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ए में होता है। तो अगर ये जीरो है, ए इक्वल टू जीरो है, तो एफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Therefore, to keep the net active force acting on it is zero, there must be some equal force acting in the opposite direction। देखिए, हम जो फोर्स 200 न्यूटन का लगा रहे थे कैबिनेट पर, मान दे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो नेट फोर्स को जीरो करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स जीरो होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वह के जो बॉडी जिस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो हमें नेट फोर्स जीरो चाहिए, तो यानी 200 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स भी लगना चाहिए। हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग frictional force is equal to the force exerted on the cabinet, which is 200 Newton. Therefore, the total friction force is minus 200 Newton। यानी कैबिनेट पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 200 न्यूटन और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा।
तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 11 देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction। दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास सेम है 1.5 kg और एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड और दोनों का वेलोसिटी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बिफोर द कोलिजन, ये जो वेलोसिटी है कोलिजन के बिफोर है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, और कोलिजन होने के बाद वो लोग एक दूसरे में चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो हमें मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के बाद। तो आइए देखते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो दोनों का जो मास है 1.5 kg है और यह दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इन दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। मान लेते हैं ये कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वह v है। दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का कंबाइंड हो जाएगा तो उसका v एक साथ ही मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करेंगे तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली होता है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों का मास। ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 प्लस m2 v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये इसको हम लोग जो वैल्यू है उसको इसमें पुटअप कर देंगे तो m1 m2 का दोनों का मास है 1.5 और 1.5 kg और इसका कोलिजन के बाद वेलोसिटी हम लोगों ने माना है v है। तो और बिफोर कोलिजन m1 है 1.5 और इसका वेलोसिटी 2.5 है। हम लेफ्ट टू राइट का जो वेलोसिटी है पॉजिटिव लेंगे और राइट टू लेफ्ट का वेलोसिटी निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले बॉल का जो इसका है वेलोसिटी -2.5 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये दोनों एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो जो v होगा वह 0 हो जाएगा। तो द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सरसाइज 12। According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. थर्ड लॉ का अनुसार क्या है, हम किसी बॉडी पर पुश करेंगे तो वह इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में वह हमें भी पुश करेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मासिव ट्रक, मान लेते कि ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा ट्रक है पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड और रोड के किनारे वह पार्क किया गया है। इट विल बी प्रोबेबली नॉट मूव। अगर हम उसको पुश करेंगे तो वह मूव नहीं करेगा। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other। अगर एक स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि ये ट्रक क्यों नहीं मूव कर रहा है तो स्टूडेंट का आंसर होता है कि दोनों जो फोर्स है इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसके लिए ट्रक मूव नहीं कर रहा है। जो ट्रक पर जो पुशिंग फोर्स है और सेम इक्वल फोर्स वो ट्रक भी लगा रहा है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। हमें यह बताना है कि वह जो आंसर दिया है वह सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं। ट्रक है, इसको एक बच्चा या एक आदमी पुश कर रहा है तो यह लेकिन मूव नहीं कर रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं।
देखिए ये जो पुश कर रहा है, मान ले इसके इसके फोर्स को हम एक्शन फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, या ट्रक पर एक्शन फोर्स लगा रहा है, और उसी समय ट्रक भी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, और यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ देखिए जो एक्शन फोर्स है या जो मैन है, मैन का जो एक्शन फोर्स है वो ट्रक पर लग रहा है, और ट्रक का जो रिएक्शन फोर्स है वह मैन पर लग रहा है। देखिए एक्शन और रिएक्शन जो है एक दूसरे पर नहीं लग रहा है, सॉरी सेम बॉडी पर नहीं लग रहा है। यह ट्रक पर सिर्फ एक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन रिएक्शन फोर्स ट्रक पर नहीं लग रहा है, रिएक्शन फोर्स इस मैन पर लग रहा है। ट्रक जो फोर्स लगा रहा है मैन पर वह रिएक्शन फोर्स है। एज द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑपरेट ऑन डिफरेंट बॉडीज हेंस कैन नॉट कैंसल ईच अदर। यहाँ देख रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स है सेम बॉडी पर नहीं लगता है, तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता। अगर सेम बॉडी पर लगेगा तभी जाके कैंसिल होगा। ये जो एक्शन फोर्स है ट्रक पर लग रहा है, और इसी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक पर ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगता है, तब जाके कैंसिल होता है। लेकिन यह तो ट्रक पर लग नहीं रहा है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स किस पर लग रहा है, इस मैन पर लग रहा है, तो यह एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। If two equal and opposite forces act on the same body, they will cancel each other. Due to larger friction force between the tires and the ground than the force applied, यह जो मैन है इस पर ट्रक पर जो फोर्स लगा रहा है क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड और ट्रक के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, तो यह लार्जर है, यह जितना फोर्स लगा रहा है उससे अधिक फ्रिक्शन फोर्स है। अगर यह फोर्स और अधिक लगाए, फ्रिक्शन फोर्स से अधिक जब लगाएगा तब जाके यह ट्रक मूव करने लगेगा। तो मान लेते कि ये कि इसके साथ एक और आदमी आ जाता है, वह दोनों मिलके फोर्स लगाता है, तब जाके मान लेते कि जो यह फ्रिक्शन फोर्स है उससे ग्रेटर फोर्स इन दोनों ने मिलकर लगाया, तब जाके क्या होगा, यह ट्रक मूव करने लगेगा। तो यह जो बच्चा का जो आंसर है यहाँ पर जो स्टूडेंट ने जो जस्टिफाई किया वह सही नहीं है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 टू एक्सरसाइज 7 to 12 समाप्त हुआ। यह आपको पसंद आएगा वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।